हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसमें पढ़ेंगे कि गाउस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि पोलराइजेशन की वजह से दो तरीके का चार्ज डेवलप हो सकता है। पहला है सरफेस चार्ज, जो कि हमने देखा था सरफेस चार्ज, एंड दैट इज़ बाउंड चार्ज। ओके, ये फ्री चार्ज नहीं है, हमने देखा था। और जो चार्ज आ रहा था वो कितना आ रहा था, दैट इज बाउंड चार्ज इज इक्वल टू जो भी हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर है डॉट एन कैप। एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर टू दैट सरफेस। एंड दूसरा था हमारे पास वॉल्यूम बाउंड चार्ज। वॉल्यूम बाउंड चार्ज हमने देखा था। तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज के लिए रो बाउंड चार्ज इज इक्वल टू क्या था, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी, पोलराइजेशन वेक्टर। और पोलराइजेशन वेक्टर को हम डिफाइन कर रहे थे, पोलराइजेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम मेनली जिस पे फोकस कर रहे हैं वो टॉपिक है गाउस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स, और इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाउस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। देखिए, वी नो दैट इन जनरल हमें पता है, राइट, गाउस लॉ क्या होता है। गाउस लॉ इज गिवन एज डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये कौन सी फॉर्म है, आपको याद होगा, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ है। ओके, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। अब देखिए, जो रो है वो चार्ज डेंसिटी है। ओके, वहाँ पे जब हमने डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ी थी तो रो को हमने स्पेसिफिकली स्पेसिफाई नहीं किया था कि वो बाउंड चार्ज है या फ्री चार्ज है। सो बेसिकली ये जो रो है, दिस रो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बाउंड चार्ज प्लस फ्री चार्ज। ओके, सो कुछ बाउंड चार्ज होगा जो कि अपने प्लेस से मूव नहीं कर सकते, कुछ फ्री चार्जेस होंगे लाइक कंडक्टर्स, फ्री चार्ज, प्लेंटी ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डाइलेक्ट्रिक के पास कोई फ्री चार्ज नहीं होगा, बट द नंबर कंसंट्रेशन विल बी टू मच लो, राइट, सो कंपेयर टू द कंडक्टर्स। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी एज अ सम ऑफ बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज। अगर ऐसा है तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे प्लेस कर दूँ, सो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज दिस कैन बी रो बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस रो फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इनफैक्ट हम इसको एक साथ भी लिख सकते थे, बट हमें क्या पता है, हमने अभी डेफिनेशन से देखा कि जो बाउंड चार्ज डेंसिटी होती है that can be related with polarization vector as minus divergence of P, right, where P is the polarization vector. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, आपको पोलराइजेशन पहले अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो देखिए, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू दिस रो बी इज माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी, ओके, प्लस रो फ्री। ओके, दिस रो फ्री। नाउ आप ध्यान से देखिए, ये भी डाइवर्जेंस है, ये भी डाइवर्जेंस है, तो हम साथ में लिख लेंगे। अब चूंकि ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सो उसको हम डाइवर्जेंस के अंदर ले जा सकते हैं। तो ये सिंपली हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई, राइट, प्लस डाइवर्जेंस ऑफ पी इज इक्वल टू रो फ्री। ओके, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें, सो देखिए ये कुछ ऐसा ही है, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी। तो अगर हमारे पास ये गिवन है डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी, तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ, यहाँ आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज इक्वल टू रो फ्री। ओके,
अब देखिए यहां इस चीज को ध्यान से समझिए जी, ये जो भी क्वांटिटी है राइट, दैट इज रिलेटेड टू फ्री चार्जेस ओनली, एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपके पास कितनी क्वांटिटीज हो गई, एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हो गया पोलराइजेशन वेक्टर, और पोलराइजेशन P, कैपिटल P, दिस इज कैपिटल P, ओके, और एक हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको डिनोट करते हैं D से। तो D की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरी क्वांटिटी को हम कह रहे हैं कि ये क्वांटिटी क्या है, D है। तो अगर ये क्वांटिटी का नाम हमने D दे दिया तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल टू रो फ्री, राइट। और D की डेफिनेशन क्या है, D की डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी। सो दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ओके। नाउ ऑफ कोर्स बिकॉज ये डाइवर्जेंस है तो ये जो लॉ होगा ये डिफरेंशियल फॉर्म होगा, राइट। तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स, ओके। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इंटीग्रल फॉर्म, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो ये इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ओके। आपको पता है ऐसे ही हम इंटीग्रल फॉर्म निकालेंगे, पूरी इक्वेशन को हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ D टाइम्स D टाउ, राइट, इज इक्वल टू ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो फ्री इंटू D टाउ, ओके। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो टर्म है ये क्या बनेगा, ये बनेगा Q फ्री, ओके, फ्री चार्ज। ध्यान रखिएगा इसमें बाउंड चार्ज नहीं है। जो हमारे पास गॉस लॉ है उसमें हमारे पास है क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि कैसा चार्ज, कोई भी चार्ज हो, चाहे वो बाउंड चार्ज हो चाहे वो फ्री चार्ज हो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफाइड है कैसा चार्ज होना चाहिए, फ्री। तो याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक्स में जो ये गॉस लॉ है ये केवल फ्री चार्जेस को क्या कर रहा है, एकोमोडेट कर रहा है। अच्छा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, तो कोई भी वेक्टर का जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है वो उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है, तो वही हम लिख लेंगे, यानी कि ये रहा होगा D डॉट ds। तो किसी भी वेक्टर का क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज द डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, करेक्ट। सो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स, ओके। दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले सीखा डाइवर्जेंस ऑफ D जो है हमारे पास वो कितना है, वो है रो फ्री, ओके। याद रखिएगा D क्या है, यहाँ पे D है एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ओके। अभी हम कुछ और रिलेशंस लेके आएंगे, और दूसरा क्या है D डॉट ds इज इक्वल टू Q फ्री, राइट, और सिंपली QF लिख लेंगे। सो ये आ जाएगा QF, ओके। सो ये अभी तक हमने देखा, इतने रिलेशंस हमने अभी तक देख लिया, ओके। अब हम यहाँ पे कुछ और एडिशनल रिलेशंस लिख लेंगे। सो इनको हम डायरेक्टली लिख देंगे, डिराइव नहीं करेंगे। D और E के बीच में रिलेशन, एक और रिलेशन होता है, तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E। याद रखिएगा दिस इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, राइट, E। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E, और एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r E, राइट। एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। सो ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे,
ध्यान से देखिए, हमें पता है d इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। d की वैल्यू हम E की टर्म्स में ये लिख देंगे, तो इससे क्या आएगा, E और P में एक रिलेशन आएगा, वो हम लिखेंगे। तो d की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। ओके, तो आगे क्या होगा, P इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें इस वाली चीज को इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E कॉमन आएगा, तो बचेगा एप्सिलॉन r माइनस 1। ये जो एप्सिलॉन r माइनस 1 होता है इसको हम नाम देते हैं काई E। ओके, सो एक और डेफिनेशन आ गई हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं काई E इज इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस 1, राइट। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ओके, सो देयरफॉर P का जो रिलेशन आ जाएगा E के साथ में वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा काई E एप्सिलॉन नॉट E। तो ये एक और रिलेशन आ गया, तो यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा मॉडिफिकेशन, जो P इज इक्वल टू है वो है काई E एप्सिलॉन नॉट E। तो इतने रिलेशंस आ गए। तो देखिए जो पहला रिलेशन है वो डिनोट कर रहा है रिलेशन बिटवीन D, E एंड P, तीनों के साथ में रिलेशन। दूसरा रिलेशन जो रिलेट कर रहा है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन D एंड E। तो मतलब अगर कहीं पे E दिया है तो D हम निकाल सकते हैं, D दिया है तो E निकाल सकते हैं। और जो तीसरा रिलेशन डिनोट कर रहा है वो कर रहा है रिलेशन बिटवीन P एंड E। तो यहाँ पे D एब्सेंट है, दूसरे रिलेशन में P एब्सेंट है, राइट। तो आपको ये सारे रिलेशंस ध्यान रहने चाहिए। देखिए हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम जब यहाँ पे डिराइव कर रहे थे तो इस पॉइंट पे डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो गई थी D की। ओके, उसके बाद हमने केवल मैनिपुलेट किया है चीज़ों को और हमारे पास डिफरेंट रिलेशंस आने लगे, चाहे वो D और E के बीच में रिलेशन हो या P और E के बीच में रिलेशन हो। ठीक है, सो अब हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, सो चलिए पहला एग्जाम्पल है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज लैम्डा is surrounded by rubber insulation out to radius A. Find the electric displacement. Okay? तो वो क्या बोलना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास बोला कोई स्ट्रेट वायर है, ओके, और इसमें चार्ज है लैम्डा, यूनिफॉर्म चार्ज है लैम्डा। देखिए उसने यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि वो कैसा चार्ज है, बाउंड चार्ज है या फ्री चार्ज है। तो यहाँ पे अगर बाउंड चार्ज नहीं क्लियर किया है मतलब उसके पास फ्री है, राइट, फ्री चार्ज है, तो ये लैम्डा फ्री चार्ज है, ध्यान रखिएगा। सराउंडेड बाय अ रबर इंसुलेशन, उसने कहा इसके चारों तरफ क्या है, एक रबर इंसुलेशन है। लेट्स से हम थोड़ा सा पोर्शन का रबर इंसुलेशन बना लेते हैं इतना, राइट। तो ये हमने इंसुलेशन को डिनोट कर दिया, ये कुछ रबर है, तो वायर है, वायर के ऊपर रबर लगा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, वायर के ऊपर रबर होता है, वही सेम सिचुएशन है। ओके, वो पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और इस रबर की बोला जो रेडियस है, उसने कहा कि ये इंसुलेशन की जो रेडियस है वो A है। ओके, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। उसने यहाँ पे देखिए क्लियर नहीं किया है कि आपको डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमें हर एक रीजन में फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें रीजन हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक वो रीजन है जो रबर के अंदर है, एक वो रीजन है जो रबर के बाहर है। तो ये वाला रीजन हो गया रीजन फर्स्ट, और ये बाहर जो रबर के बाहर है दैट इज रीजन सेकंड। तो रीजन फर्स्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन S इज लेस देन A। S इज द रेडियल कंपोनेंट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, रीजन सेकंड क्या हो गया हमारे पास, रीजन सेकंड हमारे पास हो गया S इज ग्रेटर देन A। सो इन दोनों पार्ट्स के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फॉर s इज लेस देन a। ओके, s इज लेस देन a, इसका मतलब कौन सा हो गया? ये वाला रीजन जहां पे कि फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट रीजन। अब हम यहां पे क्या करेंगे? अब हम यहां पे लिखेंगे कि हम किस एक्सप्रेशन से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए, हमको पता है गाउस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स इज डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर इज रो फ्री। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये फ्री है। और दूसरा है क्लोज सरफेस इंटीग्रल, यानी कि डी डॉट डी एस, या हम इसको फ्लक्स बोल सकते हैं, ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्यू फ्री, राइट, जितना फ्री चार्ज होगा। अब हम कैसे निकालेंगे? और फ्री चार्ज कौन सा वाला? जो एनक्लोज्ड है। तो चलिए सपोज कीजिए मुझे इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सरफेस कंसीडर करूंगा, राइट। तो ये मैंने हाइपोथेटिकल सरफेस कंसीडर किया ऑफ रेडियस s। सो ये हमारे पास रेडियस हो गया s। ओके, और हमें यूज करेंगे ये वाला, जैसे हम वहां पे करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है तो हम इंटीग्रल फॉर्म यूज करते थे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता था और चार्ज चाहिए होता है तो हम डिफरेंशियल फॉर्म यूज करते थे। एग्जैक्टली सेम यहीं पे करेंगे। देखिए, हमको यहाँ पे चार्ज गिवन है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो हम इंटीग्रल फॉर्म यूज करेंगे। ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, हमें पता है ये आ जाएगा d डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू फ्री। नाउ क्यू फ्री हम कैसे निकाल पाएंगे? लेट्स से इसकी लेंथ है l, जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है इसकी लेंथ है l, कैपिटल L। ओके, चलिए अब इस इंटीग्रल को हम ओपन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, इस इंटीग्रल को हम ओपन कर सकते हैं। देखिए, इस सिलेंडर की तीन सरफेसेज हैं, एक तो है ये वाली कर्व सरफेस, और दो सरफेसेज ये हैं, राइट, जिनको हमें क्लोज सरफेस है ना, तो ये इनसे मिलके बना होगा। तो देखिए, इसका सरफेस एलिमेंट तो इधर को होगा, इसका सरफेस एलिमेंट इधर को होगा, और इसका सरफेस एलिमेंट इधर को होगा, राइट। तो इस D को हम तीन सरफेसेस से मिलके बना सकते हैं, दैट इज फर्स्ट D डॉट डी एस प्लस जो सेकंड है दैट इज D डॉट डी एस प्लस थर्ड जो सरफेस है वो D डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होगा? Q फ्री, राइट। नाउ देखिए, फर्स्ट सरफेस में यहां देखिए D इस डायरेक्शन में है और DS भी ऊपर ही डायरेक्शन में है, यानी कि इस केस में तो थीटा कितना है? 0 डिग्री है। लेकिन इस केस में D इस डायरेक्शन में है और S इस डायरेक्शन में है। इस केस में D इस डायरेक्शन में और S इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों केसेस में थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। देखिए, ये चीज हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था तो काफी अच्छे से हमने इन चीजों को कर लिया था, तो हम ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे कि हम सरफेस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आई होप अभी तक सब लोग क्लियर हो गए होंगे सरफेस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सो देखिए, ये चीज हो जाएगी हमारी 0 और ये भी हो जाएगा हमारा 0, तो हमारे पास केवल क्या बचा? ये बचा हमारे पास D डॉट डी एस, जो फर्स्ट सरफेस है उसके अलोंग इज इक्वल टू क्यू फ्री। अब देखिए, फर्स्ट सरफेस क्या है? कर्व सरफेस ऑफ दैट सिलेंडर, राइट। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? और इस D डॉट डी एस को हम ds लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो a डॉट b क्या हो जाएगा? ab cos 0। ab cos 0 मतलब दैट इज ab इज इक्वल टू क्यू फ्री। अब देखिए ध्यान से, अब d तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? ds बचा इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा क्यू फ्री। क्यू फ्री हम कैसे निकाल सकते हैं? लैम्डा डॉट dl की फॉर्म में। l कहां से कहां तक वेरी करेगा? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो अगर ये 0 है तो ये वाली पॉइंट l होगी क्योंकि l लेंथ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू l। ओके, ds सरफेस एलिमेंट बताइए क्या होता है? कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो इसका ds एलिमेंट क्या होता है? वो होता है s d फाई dz। तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा? ये s तो s ही है, राइट। याद रखिएगा ये इनसाइड वाला है, राइट। तो इसको हम d इन भी लिख सकते हैं, राइट। s इज लेस देन a। सो ये आ जाएगा s और d फाई और dz, ये दो इंटीग्रल हो गए। देखिए, लैम्डा तो बाहर आ जाएगा और dl का इंटीग्रेशन 0 टू l क्या आ जाएगा? कैपिटल L। ये 0 टू l आएगा
जेड का इंटीग्रेशन, क्योंकि 0 से कैपिटल एल तक सिलेंडर जा रहा है, और फाई का होगा 0 से 2 पाई, क्योंकि ये तो पूरा 2 पाई सर्कल लेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इन हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा एस, इसका आ जाएगा 2 पाई और इसका आ जाएगा एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास डी इन आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एस। अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो आ जाएगा 2 पाई एस, ठीक है, एस कैप। ओके, सो ये काफ़ी आसान था, बस इसमें इंटीग्रेशन करना था, जो आई होप सभी को आता होगा। अभी तक तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है इस चीज़ की। चलिए, अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है आउटसाइड सेकंड रीजन में। तो हम यहाँ पे भी एक सरफेस बना लेते हैं, हाइपोथेटिकल सरफेस, राइट, जिसकी लेंथ कितनी है, अगेन एल है। अब इस सरफेस की भी 3 सरफेसेज हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। आपको पता है दोनों साइड वाली फिर से 0 हो जाएंगी, केवल ऊपर वाली ही सरवाइव करेगी। चलिए, तो हमारे पास जो सेकंड केस है दैट इज s इज ग्रेटर देन a। पहला हमने किया था फॉर s इज लेस देन a, अब हमने सेकंड के लिए दैट इज सेकंड रीजन दैट इज s इज ग्रेटर देन a। क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन वो d डॉट ds इज इक्वल टू q फ्री, राइट। इसकी वैल्यू तो देखिए, इसकी वैल्यू तो यही आने वाली है, ये वाली। तो लास्ट टाइम भी हम क्या किए थे, एक ही बार ये कैलकुलेशन किया था, और बार बार हमें तीनों सरफेसेस के लिए कैलकुलेट करना। मुझे पता है एंगल जब 90 डिग्री है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये आ जाएगा डी आउट, राइट, और क्या आ जाएगा 2 पाई एस एल, राइट, और क्यू फ्री क्या हो जाएगा, फिर से लेमडा एल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से एल से एल कैंसिल हो गया, तो डी आउट हमारे पास कितना आ गया, डी आउट हो गया हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एस एस का। सो आउट भी उतना ही है और वायर के अंदर भी उतना ही है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, राइट। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जैसे हम वहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करते हैं फॉर टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर आपको फ्री चार्ज गिवन है और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है, तो अगेन आपको गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स अप्लाई कर देना है, और एग्जैक्टली सेम होगा प्रॉब्लम, सेम कैलकुलेशंस करनी है जो हम गॉस लॉ के लिए करते हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए करते हैं। वहाँ पे एग्जैक्टली सेम वे से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पहले रिव्यू ले लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक्स। सो डाइलेक्ट्रिक्स के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी, देखिए जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स नहीं था तो हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो हमारे पास आती थी दैट वाज U इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और ये होता था मॉड E स्क्वायर डी टाउ, राइट, और इंटीग्रेशन करना होता था हमें ऑल स्पेस में, राइट। सो दिस इज इन जनरल। लेकिन फॉर डाइलेक्ट्रिक्स जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो आती है 1/2, ये इंटीग्रेशन होता है ऑल स्पेस, और इंस्टेड ऑफ ई मॉड ई स्क्वायर हमारे पास होता है डी डॉट ई डॉट डी टाउ। ओके, ये हमारे पास एनर्जी की एक्सप्रेशन होता है। तो आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, डाइलेक्ट्रिक के केस में एनर्जी हो जाएगी 1/2 डी डॉट ई डी टाउ। ओके, सो चूंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा हुआ है एनर्जी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज पोलराइजेशन p इज इक्वल टू k r स्क्वायर r वेक्टर। कैलकुलेट, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनसाइड एंड आउटसाइड स्फीयर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड स्फीयर, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी और एनर्जी ऑफ दिस। सो हम एक एक करके सबको
कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए उसने इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि पोलराइजेशन बोला इतना है, पोलराइजेशन कितना है, P इज इक्वल टू के आर स्क्वायर आर वेक्टर। ना ये पोलराइजेशन जो है ये बाउंड चार्ज है, राइट। इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फ्री चार्जेस उसने कुछ दिया नहीं है हमें। यहां ध्यान से देखिए, लेट से ये हमारे पास स्फीयर है, राइट। इस रीजन में बोला जो इसके अंदर है, उस रीजन में जो पोलराइजेशन है उसकी वैल्यू दे रखी है के आर स्क्वायर आर वेक्टर, ओके। और बाहर कुछ नहीं है, राइट। यहां बाहर तो पोलराइजेशन है ही नहीं, तो मतलब फ्री स्पेस है तो नहीं है। कैलकुलेट, हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहली चीज जो है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, फॉर आर इज ग्रेटर लेस देन आर, दैट इज इनसाइड स्फीयर। तो इनसाइड स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक ही रूल है, गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी और द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज रो फ्री, राइट। अब अगर मैं इसके अंदर कोई क्लोज सरफेस बनाऊं ऐसे, राइट, और उस क्लोज सरफेस के अंदर देखूं कि इसके अंदर कितना फ्री चार्ज है, तो कोई फ्री चार्ज मेंशन है ही नहीं, यहाँ पे सब बाउंड चार्ज की फॉर्म में है। तो इस केस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0, ओके। हमारे पास क्या बचेगा, बड़ा आसान सा है ये। डी डॉट डी एस हमारे पास 0 आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू 0। अब ये डी क्या है, आर इज लेस देन आर, तो इसको हम डी इन लिख सकते हैं, यानी कि इनसाइड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है इस केस में, 0। बड़ा आसान सा है। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है इसमें, आउटसाइड, यानी कि आर इज ग्रेटर देन आउट, कैपिटल आर, दैट इज आउटसाइड स्फीयर। आउटसाइड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पे हम क्या करेंगे, आउटसाइड हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, यहाँ पे कोई हाइपोथेटिकल सरफेस बनाएंगे और चेक करेंगे कि उस सरफेस के अंदर कुछ फ्री चार्ज है क्या। अगेन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस या हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर कोई फ्री चार्ज नहीं है, इस रीजन में कोई फ्री चार्ज नहीं है, सब कुछ किस फॉर्म में, बाउंड चार्ज की फॉर्म में। तो इसलिए हमारे पास अगेन अगर मैं अप्लाई करूं डी डॉट डी एस फॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू रो फ्री, बट फ्री तो कितना है, ये वैल्यू तो कितनी है, 0 है इस रीजन में। तो इसलिए अगेन हम लिख सकते हैं डी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, और यहां से हम लिख सकते हैं डी आउटसाइड इज इक्वल टू 0, ओके। डी आउटसाइड हमारे पास 0 हो गया, डी इनसाइड भी 0, ठीक है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया, इनसाइड भी निकाल लिया, आउटसाइड भी निकाल लिया। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है उसने, दूसरा हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, हमें ई फाइंड आउट करना है, बट हमें एक रिलेशन पता है ई, डी और पी में, क्योंकि पी गिवन है, डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस सेक्शन में, तो अब हम ई आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या रिलेशन है वो, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये हमको पता है। फॉर आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी कि इनसाइड, राइट। डी हमें पता है कि डी इनसाइड तो हमने देखा 0 है, इनसाइड भी 0 है, आउटसाइड भी 0 है, लेकिन P की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, हमको गिवन है P इज इक्वल टू के आर स्क्वायर आर वेक्टर, तो ये आ जाएगा हमारे पास P इज इक्वल टू के आर स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस चीज को अगर मैं देखूं, देयरफॉर यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं डी माइनस पी, राइट, और ई आ जाएगा हमारे पास यहां से डी माइनस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। डी की वैल्यू कितनी है, 0, अगर मैं इनसाइड की बात करूं, राइट, माइनस पोलराइजेशन कितना है, के आर स्क्वायर आर वेक्टर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इनसाइड क्या हो गया हमारे पास, ई इनसाइड हमारे पास आ जाएगा माइनस के आर स्क्वायर
अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। देखिए आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर इंटू आर कैप, तो यहां जाएगा के आर स्क्वायर आर वेक्टर इंटू आर कैप डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारे पास इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, देखिए ये आ गया माइनस के आर क्यूब आर वेक्टर ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इनसाइड हो गया। ठीक है, ये आप कैसे निकाल पाए, इस फॉर्मूले से। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डी, ई एंड पी। ओके, सेकंड ये तो हो गया आर लेस देन आर के लिए। फॉर आर ग्रेटर देन आर यानी कि आउटसाइड रीजन के लिए, अगेन आउटसाइड रीजन की अगर मैं बात करूं यहां पे, सो अगेन हमें पता है ई आउटसाइड क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये वाला फॉर्मूला हमने निकाला था। सो ये आ जाएगा डी आउटसाइड माइनस पी आउटसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए डी आउटसाइड भी जीरो है, पी आउटसाइड भी जीरो है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई आउटसाइड क्या आ गया हमारे पास, ई आउटसाइड हमारे पास जीरो आ गया। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए, एक इनसाइड के लिए आया, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया हमारे पास, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो आ गया। ठीक है, सो देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप इजीली क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो हमने डी कैलकुलेट कर लिया, ई कैलकुलेट कर लिया। अब मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट पूछा हुआ है कि हमें निकालना है सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालनी है। सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा बी निकालनी है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, यानी कि हमें रो बी कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी, दैट इज हमें यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सरफेस बाउंड चार्ज। तो थर्ड जो पार्ट है हमारे पास, ये हमने सेकंड कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड पार्ट है सरफेस बाउंड चार्ज सिग्मा बी, राइट। नाउ हमें पता है सिग्मा बी और पी के बीच में एक रिलेशन होता है, सिग्मा बी इज इक्वल टू पी डॉट एन कैप। एन कैप क्या होता है, जिस सरफेस पे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा। तो सरफेस चार्ज होगा स्फीयर के सरफेस के ऊपर। अब स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट होता है दैट इज आर कैप, राइट। सो हम यहाँ पे एन कैप हमारे लिए क्या हो गया, एन कैप हमारे लिए हो गया आर कैप। तो ये आ जाएगा पी डॉट आर कैप। ओके, अगेन आई एम टेलिंग कि अगर आप लोगों ने पोलराइजेशन वाला पार्ट अगर नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर आप पहले देख लीजिए, फिर आप इसको समझ जाएंगे कि सरफेस बाउंड चार्ज, वॉल्यूम बाउंड चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, P आपको गिवन है के आर स्क्वायर आर वेक्टर डॉट आर कैप। और देखिए इसको हम फिर से ऐसे लिख लेंगे के आर वेक्टर को हम आर डॉट आर कैप लिखेंगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा, ये आर डॉट आर हो जाएगा। सो हमारे पास जो सरफेस बाउंड चार्ज आएगा वो आ जाएगा के आर, लेकिन जो सिग्मा बी है वो कहाँ पे है, एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो इसलिए सिग्मा बी क्या आ जाएगा हमारे पास, आर की वैल्यू कैपिटल आर रख देंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा बी इज इक्वल टू के कैपिटल आर क्यूब। ओके, जो फोर्थ पार्ट हमें पूछा है वो पूछा है वॉल्यूम बाउंड चार्ज। अब वॉल्यूम बाउंड चार्ज क्या होता है, देखिए वॉल्यूम बाउंड चार्ज हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ पी। पी हमको क्या गिवन है, पी हमको गिवन है के आर स्क्वायर आर वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं के आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर आर कैप, तो ये आ जाएगा आर क्यूब आर कैप, राइट। सो दिस इज पी। देयरफॉर रो बी हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए चूंकि ये स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला भी स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना पड़ेगा। तो माइनस 1 अपॉन आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, दैट इज 1 अपॉन एफ जी एच, राइट। यह आ जाएगा डेल ओवर डेल आर जी एच अपॉन एफ, यानी कि आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, और यहां पे क्या लिखेंगे हम, आर एथ कंपोनेंट। आर एथ कंपोनेंट क्या है हमारा, के आर क्यूब। ओके, थीटा कंपोनेंट फाई कंपोनेंट नहीं है तो बाकी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा आर स्क्वायर आर क्यूब। देखिए के तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर और आर क्यूब हो गया आर टू दी पावर 5, उसका डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में दैट इज 5 आर टू दी पावर 4।
ओके, अब ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा, ये बचेगा माइनस के, देखिए आर स्क्वायर से ये पावर 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5k और ये आ जाएगा आर स्क्वायर। सो दिस इज रो बी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बाउंड चार्ज डेंसिटी। सो देखिए आपको सरफेस बाउंड चार्ज निकल गया, आपको वॉल्यूम बाउंड चार्ज निकल गया। अब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहें तो आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करके देख लीजिए। सो टोटल चार्ज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो बाउंड चार्ज सिग्मा की वजह से है दैट इज सिग्मा बी डी एस, प्लस जो बाउंड चार्ज रो की वजह से है दैट इज रो बी डी वी और डी टाउ। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि ये 0 आ रही है या नहीं आ रही है, ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। ओके, याद रखिएगा ये वॉल्यूम इंटीग्रल है और ये सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, सो हमने वॉल्यूम बाउंड चार्ज निकाल लिया, सरफेस बाउंड चार्ज निकाल लिया। अब जो लास्ट चीज हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में, वो निकालनी है एनर्जी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए एनर्जी हमने देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज 1/2 राइट, ऑल स्पेस फॉर डाइलेक्ट्रिक केस। हाँ, सो ये आ जाएगा d डॉट ई और ये आ जाएगा हमारे पास डी टाउ। सो ऑल स्पेस से क्या मतलब है हमारे पास, देखिए ये स्फीयर है हमारे पास, ऑल स्पेस से मतलब है हमारे पास r से चलना शुरू करेंगे और इंफिनिटी तक जाएंगे। तो देखिए कैपिटल R तक तो हमारा एक स्पेस हो गया और कैपिटल R से इंफिनिटी तक दूसरा स्पेस हो गया। तो देखिए इसको स्प्लिट कर लेंगे फॉर्मूले को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 से कैपिटल R तक एक स्पेस है, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, अभी देखिए हम इंटीग्रेशन नहीं लिमिट रखेंगे, इसको हम लिखेंगे इनसाइड, तो इसको हम लिख लेंगे d इनसाइड डॉट e इनसाइड, राइट है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज होगा वो d इन और e इन होगा, यहाँ पे d इन था और e इन था, आउटसाइड वाला r टू इंफिनिटी में होगा यानी कि d आउट और ये e आउट, सो प्लस 1/2, यहाँ पे क्या होगा d आउट और ये e आउट डी टाउ। हमें सब पता है दैट इज आउटसाइड स्पेस हो गया, ये इनसाइड स्पेस हो गया, ये आउटसाइड स्पेस हो गया। अब हमें ये सारी वैल्यूज पता है, हमें डी इन की वैल्यू पता है, ई इन की वैल्यू पता है, डी आउट ई आउट पता है, हमने सब कैलकुलेट किया था। बट ध्यान दीजिए आप, डी इन भी 0 था और डी आउट भी 0 था, राइट, बट ई इन 0 नहीं था, ई आउट भी फिर 0 था। ओके, तो अगर मैं डी इन और डी आउट 0 है, अगर ये वैल्यू भी 0 है और ये वैल्यू भी 0 है, तो मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वैल्यू 0 ही रहेगी। तो हमारा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी आ गई, 0। इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 रही। ठीक है, सो देखिए अगर आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से पता है, कंसेप्ट्स पता है, तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम्स है इनको आप जरूर सॉल्व कीजिए, खुद से भी ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, आपका ये बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेगा। जब आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होगा तो आप देखिएगा जब एग्जामिनेशन बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें आपका होल्ड काफ़ी बेटर रहेगा। ओके, लेकिन अगर आप इसमें ही अपने आप को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए तो आप एग्जामिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उसने कहा कि अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस a कैरी चार्ज q। उसने कहा कोई कंडक्टिंग स्फीयर है बोला, राइट, और उसकी रेडियस कितनी है, a है, उस पे चार्ज कितना है, q है, सराउंडेड बाय अ लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ ससेप्टिबिलिटी काई e अप टू रेडियस b। ओके, सो इसके बाहर बोला एक और स्फीयर है, राइट, ये बेसिकली एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, राइट, ये वाला रीजन जो है ये डाइलेक्ट्रिक है और इसकी ससेप्टिबिलिटी उसने दे रखी है काई ई। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अप टू रेडियस b, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस a है और फिर a से लेकर b तक, यानी कि ये रेडियस पूरी b है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक इस पूरे रीजन में क्या भरा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है। ठीक है,
फाइंड द एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, तो ये फर्स्ट रीजन हो गया, ये सेकंड रीजन हो गया और ये थर्ड रीजन हो गया। सो एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक्स के केस में एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं 1/2 d डॉट ई डी टाउ ऑल स्पेस, यही करते हैं। अब देखिए d डॉट ई अगर हमें करना है तो देखिए ऑल स्पेस के लिए, यानी कि फर्स्ट स्पेस में हमें d डॉट ई पता होना चाहिए, सेकंड स्पेस में d और e की वैल्यू पता होनी चाहिए और थर्ड में भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम d और e की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है आपको पता है, हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं उस पर बेस्ड। ओके, चलिए तो सबसे पहला हम करते हैं फर्स्ट रीजन है मान ले व्हेन r इज लेस देन a, यानी कि फर्स्ट रीजन की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम d फाइंड आउट करेंगे, तो d क्या होगा हमारा? सो d इन फर्स्ट रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? d डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू फ्री, करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, उसने कहा कि कंडक्टिंग स्फीयर है और जिस पे चार्ज q है, राइट। तो अगर q चार्ज है तो पूरा का पूरा q चार्ज कहां चला जाएगा? सरफेस पे, अंदर तो कुछ फ्री चार्ज बचेगा नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस बनाता हूं तो इसके अंदर तो कुछ फ्री चार्ज होगा नहीं, तो इसके अंदर फ्री चार्ज नहीं होगा तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, यानी कि d फर्स्ट रीजन में कितना हो गया? 0, करेक्ट है। अगर d फर्स्ट रीजन में 0 है तो e भी फर्स्ट रीजन में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो d भी 0 हो गया, e भी 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए इस चीज को, e कैसे 0 हो गया? क्योंकि d और e के बीच में रिलेशन है एप्सिलॉन e। ओके, इस तरीके से। और दूसरे तरीके से अगर आप सिंपल गॉस लॉ भी अप्लाई कीजिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इसके थ्रू कितना होगा? इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो अंदर बना रखा है हमने फर्स्ट रीजन में, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज है ही नहीं, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा का सारा चार्ज तो कहां चला गया? इस सरफेस पे चला गया, बाउंड्री पे। ओके, सो ये 0 हो गया फर्स्ट रीजन का। सेकेंड रीजन की बात करें हम, सेकेंड रीजन क्या है? R लाई कर रहा है A और B के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक रीजन की बात कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक रीजन की अगर मैं बात करूं और डाइलेक्ट्रिक रीजन में अगर मैं ये गॉसियन सरफेस बनाऊं, देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना फ्री चार्ज होगा? D हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ D, ये कितना होगा? Q फ्री के इक्वल। अब देखिए D, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ D कितना आएगा हमारे पास? D इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। हमें पता है स्फीयर के केस में यही आता है, वहां पे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आता था, क्योंकि यहाँ पे स्फीयरिकल ज्योमेट्री है तो यहाँ पे D इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम D सेकेंड लिख लेंगे। ठीक है, सो D सेकेंड इंटू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए, और फिर Q फ्री, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है बताइए? इस पूरे के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? ये वाला चार्ज इसी के अंदर एनक्लोज्ड है, ये Q जो सरफेस के ऊपर है ना। सो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कैपिटल Q। देखिए फ्री चार्ज बोल रहे हैं, बाउंड चार्ज नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि ये चार्ज बोला कंडक्टर के ऊपर है तो फ्री चार्ज है। सो देयरफॉर D सेकेंड हमारे पास कितना आ गया? सेकेंड रीजन में हमारे पास आ गया Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए वेक्टर लिखेंगे तो ये आर कैप लिख लेंगे, तो ये हमारे पास D वेक्टर आ गया। ठीक है, अब हमें E निकालना है, तो E कैसे निकलेगा? बट हमें पता है D इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन E होता है। तो यहां से E क्या हो जाएगा हमारे पास? E आ जाएगा हमारे पास D अपॉन एप्सिलॉन। सो D अपॉन एप्सिलॉन मतलब D वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ओके, ध्यान रखिएगा। अब हमें पता है एप्सिलॉन नॉट R -1 को हम काई E लिखते हैं, सो यहां से एप्सिलॉन R को हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस काई। ये क्यों लिखा? क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन R नहीं गिवन है, हमें काई गिवन है, तो उसकी टर्म में लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर E इन सेकंड रीजन कैन बी रिटन एज D इन सेकंड रीजन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट, और इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस काई। ठीक है, तो हमारे पास E सेकंड रीजन में आ जाएगा, D की वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 प्लस काई E, और ये आर कैप। सो ये हमारे पास E इन सेकंड रीजन आ गया। अब हम बात करेंगे थर्ड रीजन की।
तो थर्ड रीजन हमारे पास कौन सा है? थर्ड रीजन हमारे पास बाहर वाला स्पेस है। तो इस रीजन में अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं ऐसे, राइट, इस रीजन में मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं तो देखिए इस रीजन के अंदर फ्री चार्ज कौन सा है? Q ही है। तो अगर Q ही है तो फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो देयरफॉर इस रीजन की अगर मैं बात करूं, देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा D डॉट डी एस, किसकी बात कर रहे हैं? R ग्रेटर देन B की। D डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू फ्री, राइट। सो D इंटू 4 पाई R स्क्वायर, इसको थर्ड लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? क्यू फ्री। क्यू फ्री क्या है? कैपिटल Q। देखिए इसके अंदर भी यही फ्री चार्ज है, बाकी कोई चार्ज फ्री नहीं है, राइट। डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज इंड्यूस होगा दैट इज बाउंड चार्ज, ओके, दैट इज नॉट फ्री चार्ज। और D के लिए हम फ्री चार्ज ही यूज करेंगे। सो देयरफॉर D की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? D इन थर्ड रीजन ये आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर R कैप, ये हमारे पास D आ जाएगा। ओके, और जो E थर्ड रीजन में निकालेंगे, चूंकि हमें पता है D इन थर्ड रीजन इज इक्वल टू एप्सिलॉन E। अब देखिए थर्ड रीजन जो है वो फ्री स्पेस है, तो एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E, लेकिन एप्सिलॉन R कितना हो जाएगा थर्ड रीजन के लिए? 1। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? D इन थर्ड रीजन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन R तो 1 हो गया, इस वैल्यू को यहां रख देंगे तो E हमारे पास थर्ड रीजन में आ जाएगा। थर्ड रीजन में E आ जाएगा हमारे पास D, ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। सो अब हमें तीनों रीजन में पता है, देखिए हमारे पास एक ये स्फीयर है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था ये वाला, इस रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, इस रीजन में भी E और D पता है, इस रीजन में भी E और D पता है। तो अब हमें क्या निकालना है? U निकालना है। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रल D डॉट E डी टाउ ऑल स्पेस, राइट। सो अब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, क्या आ जाएगा? 1/2, राइट। इस ऑल स्पेस को हम डिवाइड कर लेंगे, कैसे? देखिए ये D इन फर्स्ट रीजन, E इन फर्स्ट रीजन, राइट, डी टाउ प्लस, सॉरी दिस इज फर्स्ट रीजन, D इन सेकेंड रीजन, E इन सेकेंड रीजन, डी टाउ प्लस D इन थर्ड रीजन, E इन थर्ड रीजन, डी टाउ। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें वैल्यूज पता है, देखिए फर्स्ट रीजन में D और E की वैल्यू 0 है, तो ये वाली वैल्यू तो हो गई 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। देखिए सेकेंड रीजन में जो D की वैल्यू है वो कितनी है? Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल, ध्यान रखिएगा ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, अब Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ओके। और E की वैल्यू जो है वो है Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर 1 प्लस काई E, और E की वैल्यू है Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और 1 प्लस काई E एक्स्ट्रा हो जाएगा, राइट। और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? डी टाउ की वैल्यू R स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, राइट। ध्यान रखिएगा हम लिमिट्स रखेंगे, ये सेकंड रीजन है, राइट, ये सेकंड रीजन है, प्लस थर्ड रीजन की अगर मैं बात करूं, सो थर्ड रीजन में इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें D डॉट E, R डॉट R तो 1 हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट अलग से आ जाएगा, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई R 16 पाई स्क्वायर R टू द पावर 4, राइट, और ये आ जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा डी आर भी आएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा वॉल्यूम एलिमेंट होगा R स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई, यहाँ पे भी वही वॉल्यूम एलिमेंट आएगा, तो वो होगा हमारे पास R स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई। अभी हमें प्रॉपर लिमिट्स लेनी है, याद रखिएगा, ये थर्ड रीजन हो गया। अब हम पहले कैंसिल कर लेते हैं, देखिए R स्क्वायर से ये R स्क्वायर एक बार कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ओके। यहाँ भी देखिए R स्क्वायर की एक पावर इस R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, तो हम लिख लेते हैं, चलिए 1/2 Q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन
16 पाई स्क्वायर, ये कॉमन आएगा। देखिए इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, ठीक है, ओके। अब इसके पास क्या अलग से होगा, इसके पास होगा 1 प्लस काई ई अलग से रहेगा। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, देखिए यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, यहां पे बचेगा 1/r⁴, जो कि इस r स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम्स, r स्क्वायर, तो ये dr आ गया हमारे पास। और साइन थीटा डी थीटा अलग हो गया और डी फाई अलग से हो गया, ओके। तो ये 0 से 2 पाई जाएगा, ये 0 से पाई जाएगा। और r की लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी, देखिए ये सेकंड रीजन है, तो सेकंड रीजन आप ध्यान से देखिए, r की लिमिट जाएंगी a रेडियस से b रेडियस तक, वही सेकंड रीजन है, उसी को हम सेकंड रीजन बोल रहे हैं। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन r की लिमिट a से लेकर b तक, ओके। प्लस जो थर्ड रीजन है, देखिए क्यू स्क्वायर बाहर चला गया, तो 16 पाई स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, तो 1/ε0 बचेगा। और इंटीग्रेशन में बचेगा dr/r², ये बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और ये बचेगा डी फाई, 0 से 2 पाई, 0 से पाई। थीटा और फाई की लिमिट्स तो वही रहेंगी, और r की लिमिट्स आप इसमें रख देंगे, तो r की लिमिट्स अब कहां से कहां तक जाएंगी, b से इंफिनिटी तक। देखिए जो थर्ड रीजन है वो b के बाहर जो भी रीजन है वो थर्ड रीजन, तो ऑल स्पेस में इंटीग्रेशन करना था, तो b से इंफिनिटी लिमिट्स चली जाएंगे। चलिए, सो ये हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आई होप ये इंटीग्रेशन आप सभी लोग कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आएगा, आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। देखिए ये वाला पार्ट तो आपको पता है, ये वाला पार्ट 4 पाई आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये 2 वैल्यू है और ये 2 पाई वैल्यू है, अगेन ये 4 पाई आ जाएगा। बस इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि हम कई बार कर चुके हैं। तो u की जो फाइनल वैल्यू आपके पास आएगी, q²/8πε0 1 प्लस काई ई 1/a प्लस काई ई अपॉन b, राइट। आप सॉल्व कीजिएगा, यही आंसर आपके पास आना चाहिए। यहाँ पे ε0 भी होगा, ये कुछ मिस्टेक हो गई थी, ये ε0 भी होगा। सो यस, सो ये दोनों जगह ε0 होगा, जो कि छूट गया था। यस, so this will be the final answer, okay? So you try and check it. So I hope ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाउंड्री कंडीशंस ऑन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स एंड पोलराइजेशन वेक्टर।